Yeah. So what is a map? The chapter, the first chapter of our practical book says, what is a map? A map, it says, on the other hand, is a simplified depiction of the whole or part of the earth on a piece of paper. तो मतलब simplified depiction है, piece of paper पे है. In the other word, it is two dimensional form of three dimensional earth. तो जो अर्थ है उसमें तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. मगर जब हम एक मैप बनाते हैं तो उसके अंदर टू डायमेंशंस होती हैं. तो वो दो डायमेंशंस क्या हैं, वो है लेंथ एंड ब्रेथ. हाइट उसमें नहीं होती. तो इसीलिए वो करा है, इट इज़ अ टू डायमेंशनल फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल अर्थ. सो इस पेज में इतना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. अब यहाँ आप देखिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप इज कैडेस्ट्रल मैप. तो कैडेस्ट्रल, व्हाट आर कैडेस्ट्रल मैप्स? लार्ज स्केल मैप्स विद द स्केल ऑफ 1:500 और 1:4000 to show the property boundaries are designated as कैडेस्ट्रल मैप्स. तो कैडेस्ट्रल मैप्स क्या है कि उनका स्केल बहुत बड़ा होता है और उसमें एक एक बिल्डिंग दिखती है. अगर आपने देखा होगा, कुछ घरों, सोसाइटीज़ के आगे एक बड़ा सा बोर्ड बना हुआ होता है और उस बोर्ड में एक एक घर दिख रहा होता है कि एक छोटे छोटे डब्बे बने हुए होते हैं और उसमें एक एक घर लिखा होता है कि ये घर कहाँ है, ये घर कहाँ है. तो वो क्या है, वो एक कैडेस्ट्रल मैप है. जब लोग घर खरीदते हैं तो उनको एक कैडेस्ट्रल मैप मिलता है कि उनका पर्टिकुलर घर कहाँ पर है. तो दैट इज़ अ कैडेस्ट्रल मैप. ठीक है. अब कैडेस्ट्रल मैप में एक एक घर दिखता है और उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज को दिखाता है. समझ में क्या दिखाता है? प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज को दिखाता है. नेक्स्ट वो क्या दिखाता है? नेक्स्ट आता है कार्डिनल पॉइंट्स. अब एक जो मैप होता है, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एक मैप जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे ये पॉइंट देखिए, ये लिखा हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. जो नॉर्थ पॉइंट होता है उस पर एक एरो बना देते हैं. तो अगर नॉर्थ दिख गया तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अपने आप ही समझ में आ जाता है. तो हर एक मैप को कैसे रखना है उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए नॉर्थ उसमें दिखाया जाता है. जैसे इसमें ये वाला नॉर्थ दिख रहा है, तो कार्डिनल पॉइंट्स होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. एग्जैक्टली ऑन द मैप क्या दिखा रहे हैं? नॉर्थ. ठीक है. और साउथ, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होगा, ईस्ट इस साइड होगा और वेस्ट इस साइड होगा. तो ये अपने आप ही हमें समझ में आ जाता है. अब आता है कार्टोग्राफी. द आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग मैप, चार्ट्स, प्लान्स एंड अदर्स ग्राफिकल एक्सप्रेशंस को कार्टोग्राफी कहते हैं. तो मैप को बनाने का जो आर्ट है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं, है ना. जो भी मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है. उसके बाद आता है जनरलाइजेशन मैप. सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑन मैप with appropriate scale for or purpose without affecting its visual form. तो कह रहे हैं, अब जैसे हमारे सामने दो मैप्स हैं. एक स्केच है. स्केच मतलब उसमें कोई स्केल नहीं है, समझाने के लिए बनाया गया है ना. और एक मैप है. और आप मैप को देखो, मैप जो है उसमें एक स्केल होता है तो उसका पूरा साइज जो होता है सेट होता है. तो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. और दूसरा आपको क्या दिख रहा है? एक स्केच दिख रहा है जो हाथ से बनाया, मगर वो नॉट टू द स्केल होता है ज़्यादातर. मगर यहाँ पर ये जो मैप है ये स्केल के साथ बना हुआ है, क्योंकि ये देखो, ये इकोनॉमी स्केल लिखा हुआ है, ये दिख रहा है. स्केच ऑफ एंड्रोम्स ऑफ दिल्ली, मगर उसके साथ उसने स्केल भी दे रखा है. यूजुअली स्केच मैप में स्केल नहीं होता, मगर इसमें स्केल भी है और इसमें नॉर्थ एंड साउथ भी है. और अब यहाँ पर वो कह रहा है मैप जनरलाइजेशन में, अब जैसे दिल्ली का ये जो मैप आपकी आंखों के सामने है, इस मैप को अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें सड़कें वगैरह ही दिख रही हैं. क्या बना हुआ है? कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ सड़कें दिख रही हैं, है ना. तो ये जो मैप है ये रोड मैप कहा जा सकता है कि ये एक रोड मैप है जो रोड्स को दिखा रहा है. तो ये जस्टिस को किसको कर रहा है? रोड्स को और रेलवे लाइंस को. ठीक है. तो ये भी हमें समझ में आ गया. अब वो कह रहा है जियोइड. अर्थ जो ना बिल्कुल गोल तो है नहीं,
तो अर्थ जो है एन ऑब्लेट स्पेरॉइड whose shape resembles the actual shape of the earth। तो अर्थ जो है ना, जैसे सेब होता है तो वो बीच में से सारा ज़्यादा बड़ा है और कोने की तरफ से थोड़ा सा पतला है, और जियोइड उसका शेप है। अब मैप में क्या क्या चीज़ें यूज़ की होती हैं उसको हम देखते हैं। हमने तो पहले दिया था जनरलाइजेशन है, स्केल है उसके अंदर। तो वो क्या कर रहा है, एक मैप में क्या होता है, एक सिलेक्टिव सीरीज है, सिंबल्स हैं, जनरलाइजेशन है ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ, और एक स्केल है जो छोटा है। मतलब जितना बड़ा अर्थ है उतना ही बड़ा अगर मैप होगा तो फिर तो वो अर्थ के ऊपर कवर बन जाएगा। इतना बड़ा मैप तो कोई बना भी नहीं पाएगा, है ना। तो बहुत छोटे साइज में बनाते हैं बहुत बड़े अर्थ को, है ना। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैप सीरीज। तो मैप के ऊपर ना एक नंबर लिखा होता है। यहाँ पर आप देखो, ये वाले मैप के ऊपर लिखा है अ पोर्शन ऑफ शीट 53H2। तो ये जो है उसकी सीरीज है। ये हमने टोपोग्राफिकल मैप जो टॉपिक हमारा कोर्स में से अब हट चुका है इसी साल के लिए, वो वाला पार्ट जो है उसमें ये जब मैंने स्टार्टिंग शुरू की थी तो वहाँ पर समझाया भी था। और अब हम क्या देखते हैं, मैप सीरीज के बाद आता है मतलब मैप सीरीज का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर के हिसाब से वो बन रही है, उनका एक नंबर है, एक पर्टिकुलर जगह का मैप एक पर्टिकुलर सीरीज में आएगा, उसको मैप सीरीज कहते हैं। मैप प्रोजेक्शन, किस तरीके से मैप को बनाया, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन कहाँ है, तो आप ये देखिए कि मैप प्रोजेक्शन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको दिखा पाएंगे कि मैप प्रोजेक्शन कैसे होता है, कि किस तरीके से ज़मीन के ऊपर मैप को बना रहे हैं। अब हम उसको किस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं वो आपके मैप प्रोजेक्शन में आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपको। तो वी विल डिस्कस दैट देयर। अभी हम इतना सा देख लेते हैं कि वो बुक क्या कह रही है कि मैप प्रोजेक्शन के बारे में। सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पेरिकल सरफेस इनटू प्लेन, तो किस तरीके से आपने उसे प्लेन बनाया है वो मैप प्रोजेक्शन में आएगा। स्केल क्या होता है, स्केल होता है कि अगर 1 किलोमीटर मैप में डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस जो है या 10 किलोमीटर मैप में, और आप उसे 1 सेंटीमीटर से ज़मीन आपने स्केल पे दिखाना है, आपने पर्टिकुलर पेज पे दिखाना है, तो वो आपका स्केल है। तो क्या रेशियो है एग्जैक्ट लैंड का आपके मैप से, ये भी आपको क्लियर होगा वक्त के साथ, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू मैप्स, और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी सिर्फ एक उसका स्टार्टिंग है। फिर वो कहता है स्केच मैप। स्केच मैप आर ड्रॉन विद फ्री हैंड, तो उसमें एक तो फ्री हैंड होता है, एंड फेल टू प्रिजर्व द ट्रू स्केल और ओरिएंटेशन। तो स्केच मैप मैंने बोला ना, उसमें ज़्यादातर स्केल सही नहीं होता और उसका ओरिएंटेशन भी गलत होती है। तो अभी वही पे कह रहा था कि इस मैप में स्केल भी दिया हुआ है और इसमें ओरिएंटेशन भी दे रखी है नॉर्थ, मगर ज़्यादातर स्केच मैप में स्केल और ओरिएंटेशन नहीं दी होती। अब एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग, मैप को बनाने में 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है स्केल। स्केल का मतलब उसका क्या साइज है और वो कितनी जितनी उसका साइज होगा उतनी ही वो इंफॉर्मेशन दे सकेगा, क्योंकि साइज ऑफ द मैप जो होगा अगर बहुत छोटा होगा तो उसमें उतनी इंफॉर्मेशन कम होगी, मगर हाँ बहुत बड़ा मैप होगा तो उसको मैनेजेबल भी नहीं हो पाएगा, है ना। अब मैप प्रोजेक्शन का मतलब है कि उसको किस तरीके से बनाया गया है ना। वो कह रहा है मैप स्केल जो है इंफॉर्मेशन कितनी आएगी ये बताता है, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा उसमें उतनी इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है ना। तो हमें समझ में आ गया। अब आता है मैप प्रोजेक्शन। वी ऑल्सो नो दैट मैप्स आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ 3 डायमेंशन surface of the earth on a plane sheet. Transformation of all side curved geoid surface into plane surface is another important aspect of cartographic process. तो अर्थ गोल है, उसको सीधा करके बनाना, वो आपको सीधा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोजेक्शन के थ्रू होता है। प्रोजेक्शंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी शुड नो Such a radical transformation introduces some unavoidable changes. तो जब हम मैप को प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखो, वापस पहले मैप को देखो, पहले ग्लोब को देखो। ग्लोब पूरा ऐसा है गोल, तो अर्थ भी गोल है। अब गोल अर्थ को जब हम सीधा वर्ल्ड मैप बनाते हैं
तो ये जो अंटार्कटिक है यहाँ छोटा सा इस जगह पे, वो पूरे नॉर्थ में दिखने लगता है ना। और आर्कटिक नॉर्थ में दिखने लगता है, अंटार्कटिक साउथ में दिखने लगता है। तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है सारे में वो दिख रहा है, मगर उसका साइज यहाँ मैप में तो देखो तो कितना छोटा है। उसी तरीके से ग्रीनलैंड इतना छोटा, ये सॉरी इस समय न्यू ये जो छोटा सा एरिया है आइसलैंड, ये साइज में काफ़ी छोटा है, मगर जब आप इसे मैप में देखेंगे तो क्योंकि इक्वेटर से अगर हमने बनाया है मैप को, तो ये वाला एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा और ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा एरिया है, जबकि इतना बड़ा है नहीं। समझ में आया? तो ये कुछ चेंजेस आ जाते हैं मैप में। तो वही चीज़ को वो कह रहा है कि मैप प्रोजेक्शन में हम देखते हैं कि कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ प्लेन इज कॉल्ड एज मैप प्रोजेक्शन। तो व्हाट इज मैप प्रोजेक्शन? डेफिनेशन यहाँ मिल गई, अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस टू प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज मैप प्रोजेक्शन। और सेकेंड पॉइंट उसमें होना चाहिए कि जब भी ये हम ऐसे करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अनअवॉइडेबल चेंजेस आ जाते हैं। मैंने दो कलर इसलिए किया था आपको पता लग सके, दो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अर्थ जो है बेसिकली जियोइड है, जब हम उसे उसका शेप चेंज करते हैं। जनरलाइजेशन, हर एक मैप को बनाने का एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए मैप बना रहा है। अब एक मैप हमने बनाया वो रिलीफ दिखा रहा है, दूसरा मैप नदियाँ दिखा रहा है, एक वेजिटेशन को दिखा रहा है, एक सेटलमेंट्स को दिखा रहा है, एक ट्रांसपोर्ट को दिखा रहा है। तो सारे के सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो दिख रहे हैं मैप में। अब मैप का एक डिजाइन होता है, ठीक है। तो मतलब जनरलाइजेशन में आप किस चीज को दिखाना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा आपने एक शुरू से आप सुनती आ रही है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, सुना है वर्ड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया? जो फिजिकल मैप है उसमें पूरा का पूरा अर्थ आपको दिखता है। सॉरी, जैसे इंडिया है तो उसके बाउंड्रीज दिखेंगी आपको एंड वाली, तो आपका फिजिकल मैप होगा। पॉलिटिकल मैप होते ही उसके अंदर सारी स्टेट्स भी दिखने लगेंगी, है ना। तो मैप का फिजिकली तो वो वैसे ही मैप था, मगर उसके अंदर जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखने लगी तो वो पॉलिटिकल मैप होगा। तो अलग अलग चीज़ें एक मैप में दिखाती हैं। ज़्यादातर जो फिजिकल मैप जिसे कहते हैं, ये दूसरा वर्ड उसके लिए यूज होता है आउटलाइन मैप। तो आउटलाइन मैप जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, रिलीफ मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, है ना, ड्रेन मतलब नदियाँ। तो ये हमारा होगा जनरलाइजेशन। अब आता है मैप डिज़ाइन। तो मैप डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि उसमें हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं मैप को समझने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि मैप में हम क्या करते हैं, उसके अंदर अलग अलग कलर, शेड्स वगैरह को यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब भी आपने कोई मैप देखा होगा तो जो समुंदर है, एटलस को अगर आप याद करें तो एटलस में अगर आप देखें तो ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज़ के लिए होता है। और अगर आपने कोई भी एटलस को बहुत ध्यान से देखा हो, ऑक्सफोर्ड के एटलस वगैरह को, तो उसका जो ब्लू कलर है वो भी शुरू में लाइट होता है और फिर डार्क ब्लू हो जाता है, मतलब डीप सी होगा। सो सी की डेप्थ भी वो कलर से दिखा देते हैं। उसी तरीके से माउंटेन्स की हाइट भी वो कलर से दिखा देते हैं। तो ये क्या हुआ, कलर को यूज करना होगा, ठीक है ना। तो मैप डिजाइन में कलर को यूज करने का कॉन्सेप्ट होता है, एप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और क्या यूज किया जाता है, एक उसके अंदर एक इंडेक्स होता है। मैप के इंडेक्स को, इंडेक्स वर्ड हमारे को काफ़ी अच्छी तरीके से आता है तो इसीलिए मैं इंडेक्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मैप का जो इंडेक्स होता है, मतलब मैप में क्या क्या दिखाया जा रहा है और क्या चीज़ किससे दिखाई जा रही है, वो एक कोने में बना हुआ होता है, एक लीजेंड होता है जो उसको समझाता है। तो मैप का जो इंडेक्स होता है उसको लीजेंड बोलते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि कहाँ पर रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन का साइन क्या है वगैरह। वो साइंस यूजुअली एक ही होते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में भी चले जाएंगे और आपको वो साइन लैंग्वेज तो आपको आती है तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये रेलवे लाइन है। और ब्लू कलर, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप चाइना में हो, चाइना की एटलस अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर भी ब्लू कलर से ही मैप दिखा जाएगा।
समझ में आया? चाहे आप फ्रांस की एटलस खोलें, लैंग्वेज बदल जाएगी फिर से, मगर ब्लू कलर विल ऑलवेज बी यूज फॉर वाटर बॉडीज। तो ये एक इंटरनेशनल कलर स्कीम को हम यूज करते हैं। और फर्दर हम देखते हैं मैप कंस्ट्रक्शन जो है, वो कह रहा है कि मैप को कंस्ट्रक्ट करना, रिप्रोड्यूस करना, आजकल तो आप देखें तो पहले मैनुअली हुआ करता था, आजकल मैकेनिकली प्रिंट हो जाता है मैप। तो क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटर्स हैं, तो उसके हिसाब से हम मैकेनिकली उन्हें प्रिंट कर पाते हैं और उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है कंप्यूटर से, है ना। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग में अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड मेसोपोटामिया में पाया गया। उस मेसोपोटामिया का जो मैप था वो टॉलमी ने बनाया था। हाँ, तो टॉलमी ने जो ये मैप बनाया था, ये ओल्डेस्ट मैप था। और ये कहाँ पर था? ये मेसोपोटामिया में था, है ना। और मार्क कर लीजिए ओल्डेस्ट मैप कौन सा था, तो ये क्वेश्चन आपका होगा एक, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कई सारे ग्रीक्स और अरब्स ने मैप मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किन्होंने? ग्रीक्स एंड अरब्स। ग्रीक्स और अरब्स जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैप को बनाने में, क्योंकि अरब्स जो थे वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर सिर्फ सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स होते थे। तो मूव करने के लिए उनको कुछ पॉइंट्स चाहिए थे, तो उनकी नॉलेज अबाउट स्पेस, क्योंकि वो रात को चला करते थे और सन, मून और प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो भी नीचे उनको दिख रहा होता था डेजर्ट में, वो तो हर रोज़ चेंज हो जाता था सैंड ड्यून्स की मूवमेंट के मारे। तो उनको नॉलेज ऑफ मैप बहुत ज़रूरी थी और उनको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टार्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। तभी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते थे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मैप में हम क्या देख रहे हैं कि मैप्स वर ड्रॉन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्शंस टू ऑब्टेन ट्रू डायरेक्शन, करेक्ट डिस्टेंस एंड टू मेजर एक्यूरेटली। तो मैप्स जो थे वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, है ना। और हम क्या देखते हैं, फाउंडेशन ऑफ मैप मेकिंग इन इंडिया। इंडिया में वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट, भीमवीरा, भास्कर जो थे वो भी थे, वहां पर भी हमारी कुछ नॉलेज नजर आ रही है। हम देखते हैं कि आर्यभट्ट, भीमवीरा और भास्कर, इनकी जो बुक्स हैं उसमें भी कुछ मेंशन है। और हम क्या देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया नोन एज 7 द्वीपास। तो वो जो है ना 7 समुंदर पार से, तो कुछ वैसे ही 7 लैंड के बारे में ये पता था कि 7 हैं, ठीक है। तो यहां पर राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर एज कंसीव्ड बाय महाभारत। महाभारत कंसीव्ड अ राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर। तो वो ये जो मीरू वर्ड लिखा हुआ है ना, तो वो कह रहा है कि अर्थ को वो राउंड मानते थे महाभारत में। तो इंडिया में एक तो अर्थ को उन्होंने राउंड माना, ठीक है। और हमारे को क्या पॉइंट मिला कि इंडिया में कुछ आर्यभट्ट, भीमवीरा और भास्कर थे और उन्होंने क्लासिक ट्रीटीज जो लिखी हैं उनमें कुछ सिद्धांत लिखे हैं, मगर उसने ये नहीं लिखा कि मैप्स के बारे में कुछ बनाया, नहीं। ये लिखा है कि 7, मतलब एग्जैक्ट मैप वर्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैप का कॉन्सेप्ट देखें तो इंडिया में जो एग्जैक्ट दिख रहा है वो टोडामल पायनियर्ड लैंड। तो ये आप ये मत सोचिए कि ये टोडामल ने मैप बनाया था, क्योंकि ये तो आज का मैप है जो हमने वर्ल्ड में मिलता है ना। मगर हाँ, उसमें वो जो द्वीप का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ये दिख रहा है ना, कि ये अलग अलग द्वीप, अलग अलग एरियाज थे जिनको उन्होंने अलग अलग नेशंस या कंट्रीज में माना था उस जमाने में। मगर मैप की नॉलेज हमारी हम देखें तो कब सबसे ज़्यादा शुरू हुई, वो हुआ सर्वे ऑफ इंडिया जो 1776 में,
बनी, which culminated with the map of Hindustan in 1785। तो सर्वे ऑफ इंडिया बना, और उसमें वो बना 1767 में। तो मतलब जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे रूल करना शुरू किया 1767 में उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाई, सर्वे ऑफ इंडिया, और उसने मैप बनाया पहला, जो 1753 में बना, जो आज का मॉडर्न हमारा मैप है ना। अब टाइप्स ऑफ मैप जो हैं वो कैसे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। तो वील बी स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ, या सो व्हाट डू वी सी? टोपोग्राफिकल मैप। Topographical maps are prepared on fairly large scale. Topographical map are based on precise survey and are prepared in form of series by national mapping agencies of almost all countries of the world. For example, the Survey of India makes topographical maps, और ये जो है इनका स्केल जो है ये उसने बता रखा है कि इनका स्केल, ये तीन इनके स्केल हैं जिसपे ये बने होते हैं। नाम इनका है टोपोग्राफिकल मैप। ये एक प्रिसाइज सर्वे के ऊपर बेस्ड है। सीरीज ऑफ मैप है, मतलब एक मैप खत्म होता है तो फिर दूसरा मैप बना हुआ मिलता है, साथ 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 मैप बनाए जाते हैं। कोई भी पार्ट जमीन का छोड़ते नहीं है। ये इंडिया में कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। कैसे बनाती है? द एंटायर कंट्री के लिए बनाया जाता है। तो ये आपके वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि टोपोग्राफिकल मैप एक सर्वे से बनता है, बहुत ही लार्ज होता है। लार्ज मतलब छोटे से एरिया को बड़े से मैप में दिखाने वाले मैप को लार्ज मैप कहते हैं, लार्ज स्केल। जो छोटे एरिया को बड़े स्केल पे दिखाए, या मतलब बड़ा मतलब उसकी ज्यादा डिटेल्स दिखा पाए, तो उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। तो आप कैडेस्ट्रियल मैप में भी लार्ज स्केल में दिखाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक एक बिल्डिंग को दिखाया जा रहा था। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए लार्ज स्केल मैप के। अब आता है स्मॉल स्केल मैप। अब ये मैप देखने में, आप एक देखो वॉल पे जो लगा हुआ वर्ल्ड का मैप होता है, देखने में तो बहुत बड़ा दिखता है ना, मगर उसको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप। और दो एग्जांपल हैं, वॉल मैप एंड एटलस मैप। चाहे वो वॉल मैप हो जो कितना बड़ा दीवार पे लगा होता है, मगर वो पूरे पूरे इंडिया को दिखा रहा होता है, एक इंडिया का पूरा मैप एक चार्ट पेपर के साइज में आपकी दीवार पे लगा होता है स्कूल में। और वो जो मैप है वो वॉल मैप का एग्जाम्पल दिखता है। तो देखा जाए पूरा का पूरा इंडिया वो एक मैप में दिखा रहा है, तो इसलिए वो जो है वो एक स्मॉल स्केल मैप है, मतलब एक बहुत ही छोटे से स्केल पे बनाया गया है। छोटा स्केल मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड इंडिया को उसने एक पेज में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मतलब उसने बहुत ज्यादा कवरेज करी है एरिया की, है ना। तो इसके लिए उसको हमने बोला, वॉल मैप को हमने एक स्मॉल स्केल मैप में लिया। तो आप देख लो, जिन मैप में जितना ज्यादा डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, दिखा पा रहा है, उतना ही वो मैप स्मॉल स्केल होगा। अगर एक एटलस में पूरे वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है ना, या सारे ज्योग्राफिकल रीजन्स दिख रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी एक आपका स्मॉल स्केल मैप हुआ। तो अब क्वेश्चन पेपर में आएगा डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप जो है वो एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से मैप में दिखा रहा है, और एक लार्ज स्केल मैप एक छोटे एरिया को बड़े से मैप में दिखा रहा है। जो कैडेस्ट्रियल मैप होता है उनका साइज काफी बड़ा होता है, और जो प्रॉपर्टी के मैप्स होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं, मगर एरिया जो वो दिखा रहे होते हैं वो छोटा छोटा दिखा रहे होते हैं। क्यों दिखा रहे होते हैं? क्योंकि वो रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक एक घर को उनको दिखाना होता है। और एक एक घर दिखाना कोई
आसान काम नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा तो साइज बड़ा रखना पड़ेगा उसको। तो जो जिसमें में हम देखते हैं कि छोटे एरिया को दिखाया जा रहा है और उसको बड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है छोटे एरिया को, तो वो तो आपका लार्ज स्केल मैप है। मगर इतना भी बड़ा नहीं करते जितना रियलिटी होती है ना। ये थोड़ी कि आपके घर के साइज का ही बना देंगे, वो बहुत वैसे वो छोट। तो ये चीज को आप समझ लीजिए, स्केल उसका जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। 1:40,000, 1:4,000, 1:2,000, ये कैडेस्ट्रल मैप का स्केल हुआ। तो 1:250 है ना, 250,000 अगर आप देखो, या 1:50,000, 1:25,000, ये स्केल हुआ टोपोग्राफिकल मैप का। और उधर स्केल देखो कैडेस्टर का, वो है 1:4,000 और 1:2,000। तो हमने दोनों को एक बार देख लिया। वापस चलते हैं वॉल मैप में। तो उसने स्केल मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो जो है वो स्मॉल स्केल्स मैप है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से किस किस तरीके के टाउन है, मैप्स है, तो उसको उसने कहा कि किस किस टाइप के मैप्स हैं। तो हमने देखा कुछ मैप्स होते हैं जिन्हें फिजिकल मैप्स कहते हैं। अब फिजिकल मैप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मैप जो आउटलाइन मैप कहलाता है उसी को फिजिकल मैप कहते हैं। उसी फिजिकल मैप में अगर हम माउंटेन्स, प्लेट्यूब्स, प्लेन्स दिखाएं तो वो रिलीफ का मैप हो जाएगा। अगर उसी फिजिकल मैप में हम जमीन के बनावट के, उसके नीचे की जमीन कैसे बनी हुई है, तो वो जियोलॉजिकल मैप बन जाएगा। अगर उसी फिजिकल मैप में हम सिर्फ क्लाइमेटिक फीचर्स को, टेम्परेचर और रेनफॉल को दिखाएं, तो वो क्लाइमेटिक मैप बन जाएगा। तीन तरीके के मैप हमारे पास आ गए। तो ये देख लीजिए, ये जो मैप है आपकी आंखों के सामने, ये क्लाइमेट को दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये देखो रेनफॉल दिखा रहा है। एनुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नागपुर एंड रेनफॉल। तो ये जो रेनफॉल है वो दिखा रहा है कलर से। यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है। तो ये एक मैप जिसमें रेनफॉल को दिखाया जा रहा है, वो है आपका क्लाइमेटिक मैप। अब यहाँ पर अगर आप आएंगी तो यहाँ आप देखेंगी कि यहाँ पर आपको सारी की सारी वेजिटेशन दिख रही है। सॉरी, ये सॉइल्स का मैप है। और सॉइल्स दिख रही है यहाँ पर, देखो वर्टिसोल। ये अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हमने पढ़ा था ना, कि अमेरिका ने एक अलग तरीके से क्लासिफाई करी है। तो इंडियन सॉइल को अगर अमेरिकन तरीके से देखा जाए तो ये उसके नाम है। ज्यादातर हम उसको ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल की तरह पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर आप देखो कितना अच्छी तरीके से। व्हाट आर कल्चरल मैप्स? कल्चर का मैप होता है जो मैन मेड फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अ मैप दैट रिप्रेजेंट्स मैन मेड फीचर इज कॉल्ड एज कल्चरल मैप। वेरी गुड। अब वो क्या कह रहा है कि कौन कौन से कल्चरल मैप होते हैं। अगर आप देखो, एक जमाना था पाकिस्तान था ही नहीं, इंडिया का हिस्सा था, है ना। तो जो पॉलिटिकल मैप्स भी हैं वो भी आदमी के एक्शन से ही बनते हैं। बांग्लादेश भी नहीं था, है ना, वो भी इंडिया का हिस्सा था। एक जमाना था इंडिया में मुगल्स का राज था। तो हर एज में अलग अलग पॉलिटिकल मैप्स हुआ करते होंगे, इसका मतलब, है ना। तो जो मैप एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दिखाते हैं वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। पॉपुलेशन मैप पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, है ना। अब पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे वो फैली हुई है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो हमारे सामने मैप दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है। फिर डेंसिटी, ग्रोथ, एज, सेक्स, कंपोजिशन, इन सब के मैप बनाए जा सकते हैं। अगर आप नोटिस करें, और आप पर आपको थोड़ा सा भी, आपने आपको अपनी सीखा नहीं है ये चीजें, आगे आपको ये सिखाया जाएगा 12th में। और क्या सिखाया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाया कैसे जाता है, कैसे डॉट मैप बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये डॉट मैप बनाना सिखाया जाएगा, ये 12th का आपका कोर्स है।
ठीक है, अभी आप 11th में तो आपको नहीं सिखाया जाता। डेंसिटी, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। अब ये जो पाई डायग्राम है ये किसको दिखा रहा है? अब आप ये देखो, ये जितनी भी सिटीज हैं, छोटी छोटी भी दिख रही है आपको, और एक ये बड़ी सी सिटी दिख रही है ना? तो अगर आप इस मैप में देखो तो वो क्या कर रहा है कि किस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है उतना बड़ा गोला बना दिया उसने। अब वो कैसे आपको समझ में आएगा कि ये गोला जो है ये पॉपुलेशन को दिखा रहा है? आप देखो, जैसे इस पर्टिकुलर मैप में जो ये जो सबसे बड़ा गोला है इसको देखो, इसमें एक ये येलो बड़ा वो है साइज। तो अगर एक गोले का साइज इतना बड़ा होगा तो वो 100,000 का होगा। 100,000 का। मगर ये वाला जो गोला मुझे दिख रहा है अर्बन पॉपुलेशन का है, यहाँ जो बना हुआ है ना, कमलेश्वर में, वो इससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर मैं आप इसको कहूँ, बेटा मुझे बताना इस मैप में कौन सा सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप सबसे बड़ा गोला देखेंगे और कहेंगे ओहो ये कमलेश्वर जो है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब छोटे साइज में अगर आप देखें तो ये MOWAQ, मोवाक, ये इसका भी साइज छोटा है। मोपा का भी साइज छोटा है। मुझे मोवक का सबसे छोटा लग रहा है। हो सकता है ये यहाँ पर ये मोपा भी बहुत छोटा है, मगर ये ज्यादा से छोटा लग रहा है। तो इससे आप क्या है कि एक आंख से पता लगा लेते हो कि कितना बड़ा वहां पर पॉपुलेशन है। अब इस पर्टिकुलर पाई डायग्राम के अंदर ये देखो, ये पाई डायग्राम है। यस गर्ल्स, ये पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम का मतलब होता है एक डायग्राम जिसमें एक सर्कल बनाया गया हो। तो इस पाई डायग्राम में आप क्या देख रही हैं कि जो पाई है उसके अंदर भी डिवाइड डिवाइड करके रीजन्स बनाए गए हैं। ये भी आपको 12th में पढ़ाना सिखाया जाएगा। तो अगर मैं सबसे बड़ा कमलेश्वर को देखूं तो उसमें येलो कलर का मतलब ज्यादातर लोग नॉन वर्कर्स हैं। नॉन वर्कर्स मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। अदर वर्कर्स जो है वो पिंक कलर से दिखाए हैं और वो काफी ज्यादा है। और हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनका साइज बहुत छोटा है। तो ये सब कुछ आपको एक ही मैप में दिख पा रहा है। मतलब आपको यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रही है, प्लस इसी मैप में आपको पॉपुलेशन कौन सी सिटी में कितनी है वो भी दिख रही है ना? तो ये दो चीजें नागपुर की पॉपुलेशन के बारे में दिख पा रही है। मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर का ये मैप बना हुआ आपको दिख रहा है। तो इसमें रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन, लिंग्विस्टिक, सोशल, ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, हम सब कुछ को दिखा सकते हैं। जैसे अभी हमने इस मैप में देखा था, तो इसमें ये ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी दिखा रहा है और ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन भी दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल करेक्टर हो गए ना। हम्म। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक मैप। अब इसको इसने इकोनॉमिक मैप क्यों बोला है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैप आपकी आंखों के सामने है, ये जो मैप है ये इकोनॉमिक एरिया का इकोनॉमिक यूज बता रहा है। देखो, अगर हम जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो काम करके पेट भरना है ना? तो किस तरीके से हम अपने पेट को भर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, है ना? इकोनॉमिक्स तो बाद में आई है, मगर खाना क्रिएट करना बनाना वो तो उससे भी पहले है। आपके लिए ये जान के खुशी होगी कि इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो किचन से शुरू हुआ था। कि भाई कैसे पैसे को यूज किया जाए घर को चलाने के लिए। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम किचन एंड बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टुडे। और आज तो पूरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है इस पर्टिकुलर मैप में इसने क्या क्या चीजें दिखाई हैं। उसने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो उग रहे हैं, मिनरल्स जो पाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, रूट्स जो हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिटीज जो हैं, ये सब इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत बढ़ चुका है। अब हम इस जगह को देखें, ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट पहले भी दिखाई थी। ये देखिए, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था अर्बन एरियाज में, और पूरे नागपुर में ही दिखाया था, क्योंकि डॉट्स तो सारे में है ना? अब इसी नागपुर में एक और मैप है जिसमें उसने ये दिखाया कि कहाँ पर क्या उग रहा है। कहीं ज्वार उग रहा है, कहीं वीट उग रहा है,
कहीं पल्सेस उग रही हैं, कहीं कॉटन उग रहा है। ये सब मुझको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? कि ये देखो। तो ये जो ऑप्शन है कि कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें उग रही हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। अब हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैप। ट्रांसपोर्टेशन मैप को अगर हम देखें तो रेलवेज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैप होता है ये, रोडवेज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मैप में यहाँ पर उसने क्या दिखाया, वही नागपुर को उसने बेस देके, ये जो लाइनें हैं ब्राउन ब्राउन लाइनों को उसने कहा ये रोड्स हैं, और जो रेलवेज हैं उसने ब्लू लाइन से दिखा दिया। तो जो रेलवे लाइन जिन जिन जगहों पे रुक रही होगी, जहां पर एक डॉट होगा, वो एक सिटी होगी या रेलवे स्टेशन होगा। जो एरिया रेलवे लाइन के डॉट पे नहीं पड़ेगा ब्लू वाला, समझ में, ब्लू लाइन के ऊपर, वो आपका रेलवे के पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रीज ज्यादातर कहाँ होंगी, जहाँ पर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर रेलवे लाइन के पास होंगी, क्योंकि उनको सामान प्रोवाइड करने वाली जो लाइन होगी वो रेलवे लाइन होगी ज्यादातर। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, उसमें रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम्म। तो नागपुर में हम देखें तो अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, कहाँ पर रबर प्रोडक्शन हो रहा है। और ये जो इंडेक्स है उसमें उसने लिख रखा है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। इसी को मैप लीजेंड भी कहते हैं। अभी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज मैप लीजेंड, है ना? तो नाउ, तो अगर हम मैप के यूजेस देखें तो मैप जो है वो, एक तो वो डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है ना? पहला पॉइंट है कि वो डिस्टेंस मेजर करता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रोटोमीटर। रोटोमीटर आप मैप पे घुमाते जाओ और वो आपको एग्जैक्ट कितना लाइन पे डिस्टेंस यूज आपने उस जहां जहां पर घुमाया वो कितना डिस्टेंस हो गया, वो आपको बता देता है। ठीक है? वो कह रहा है the distance along all surfaces can be measured by placing a thread on the starting point and carrying it to along the line to the end. The thread is then stretched and measured to measure the distance. This can also be measured by using a simple line or rotometer. हाँ, तो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे कि मुझे नागपुर से गोवारी तक डिस्टेंस मेजर करना है। आपको आज का तो बेस्ट तरीका बताऊं कि आप अपने गूगल मैप में जाओ और वहां पर लिखो, वो मैप्स खोलो और वहां पर लिखो नागपुर और फिर लिखो गोवारी, कि इन दोनों के बीच में मुझे ट्रेवल करना है। तो वो कहेगा डिस्टेंस, टाइम, कितना, सब बता देगा। तो आज हम डिजिटली एडवांस हो गए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना? पास्ट में क्या तरीका था, उसमें क्या होता था कि हम यहाँ पर जैसे एक धागा रखा, अब वो जो धागा है वो लेके ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, यहाँ यहाँ तक ले जाते थे। बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, ये जो मैंने रखा ये गलत है, तो मैं इसे क्लियर करके एक बार फिर से रखता हूँ। यहाँ से लाइन नहीं लेके जानी चाहिए, अब फिर वही गलत हो रहा है। हाँ, तो ये लाइन, ये अभी भी थोड़ी सी आपको एरर दिख रहा होगा कि अभी भी गलत जा रही है। ये आ गया। ये जो एरिया है इसको लेके नाप लो। पेंसिल पे यहाँ पेन, यहाँ पर एक निशान लगा दो धागे के ऊपर, सफेद धागा लेके, और एक निशान यहाँ लगा लो। दोनों तरफ निशान लगा लिए, धागे के ऊपर निशान आ गया। अब सीधे पकड़ो उस धागे को, और फिर क्या करो, फिर उस धागे को इसके ऊपर रख के नापो कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है।
तो ये पुराना तरीका था। ये नागपुर का एरिया। अब मैं यहाँ का डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ, और मैं गोवारी बुक में लिखा था GOWAR, गोवारी महाराष्ट्र। अब मैंने ये दोनों एरियाज देख लिए। अब देखो, ये वही वाली रोड है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि वहाँ पर धागा डाल सकते हैं। ये नागपुर टू गोवारी का रास्ता आ गया। मतलब ये बुक में नहीं दिया हुआ, मगर हम यहाँ इसमें देख सकते हैं कि नागपुर टू गोवारी जो है उसको इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि नागपुर टू गुवारी के लिए गूगल मैप कह रहा है, दो रूट्स बता रहा है, एक ये रूट और एक ये वो वाला रूट है जो हमने मेजर किया था, और इसको वो कह रहा है 58 किलोमीटर्स, है ना। ये ये जो रूट है वो कह रहा है वाया भंडारा। भंडारा देखो कहाँ है, एक बता रहा है वाया भंडारा और दूसरा कह रहा है NH53 एंड 249, जो 58 किलोमीटर्स है। ये इसमें 247 ये रही एंड 53 ये रही। तो ये आपका ये वाला रूट है जो हमने मेजर किया था। तो इसको अब आप गूगल से भी मेजर कर सकते हैं, इतनी आसानी से मेजर हो गया। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है मेजर करने का, है ना। तो वी कैन डू दिस मेथड। एक और चीज़ है, डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ऑन द मैप शोइंग एंगुलर पोजीशन फ्रॉम द कॉमन बेस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है उसको कैसे दिखा रहा है, वो कह रहा है लाइन पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज जीरो एंड द डायरेक्शन फ्रॉम बेस लाइन होता है, और नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाया जाता है मैप में। और उसके बाद जितने भी डायरेक्शन होते हैं उनको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस हैं जिनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स कौन से हैं, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिए आपके लिए कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, जो डायरेक्शन मैप में ज़्यादातर दिखाया जाता है वो है नॉर्थ। द लाइन पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज जीरो डायरेक्शन और बेस डायरेक्शन लाइन। तो जो लाइन दिखाई जाती है ज़्यादातर मैप में उसमें नॉर्थ दिखाया जाता है, जिसको बेस डायरेक्शन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, फोर कॉमनली नोन डायरेक्शंस आर, तो चार कॉमन डायरेक्शंस जो हैं वो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में वो क्या कह रहा है, द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ फीचर्स that of administrative and geographic unit is carried out over the surface of the map by map users। तो क्या करते हैं इस पर्टिकुलर में, हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ बना देते हैं मैप के ऊपर। और वो कैसे कहते हैं, वन ऑफ द सिंपलेस्ट बट नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड में हम क्या करते हैं, एक पैटर्न ऑफ स्क्वेयर्स बना देते हैं जिसे हम ग्राफ कहते हैं। द एरिया इज मेजर्ड कवरिंग द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। तो जितने स्क्वेयर्स होल होते हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो आधे स्क्वेयर्स होते हैं उनको आधा करके लिख लेते हैं इनटू मैप स्केल। तो इस मेथड से क्या होता है कि जैसे एक मैप है, आपने उसके ऊपर बॉक्स लगा दिया और बॉक्सेस लगा दिए, तो कितने कंप्लीट बॉक्सेस आए, तो कह रहा है ना। तो कह रहा है दिस मेथड द एरिया इज मेजर्ड बाय स्क्वायर ऑफ प्लेसिंग अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर बीनीथ द मैप ऑन एन इल्यूमिनेटेड ट्रेसिंग टेबल। तो ट्रेसिंग टेबल का इसमें बहुत यूज होता है। ट्रेसिंग टेबल अभी आप घरों में आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ट्रेसिंग मेथड में होल नंबर जो है वो कह रहा है, और पार्शियल को यूज करते हैं, पार्शियल को दो से डिवाइड कर देते हैं और होल को कंप्लीट का कंप्लीट रख लेते हैं, इनटू मैप स्केल करके ये बनता है। और एक और भी मेथड है मेजरमेंट का, ये है, इसका मतलब है पोलर प्लेनीमीटर। द एरिया कैलकुलेशन कैरिड आउट यूजिंग पोलर प्लेनीमीटर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है पोलर प्लेनीमीटर। ठीक है,
In this instrument, and measurement is made of the movement of the rod, whose locus is constrained by having an end fixed to the radial chord. तो ये वाला पॉइंट मूव नहीं करते, ठीक है, और जो सारे पॉइंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं. द एरिया इज टू बी मेजर्ड is traced along the parameter in clockwise direction with an index marked starting from the convenient point to the point to which the index of tracing arm must exactly return. सपोज आप इस मैप को मेजर कर रहे हो तो ये जो इंडेक्स है वो गोल घूम के वापस उसी जगह पे वापस आएगा, पूरे पे गोल घूम के, ठीक है. रीडिंग ऑन द डायल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेसिंग area planimeter gives us the value of the instrumental value. These readings are multiplied by same constant for particular instrument to convert into square inches. तो जो वहाँ का स्केल है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो बन जाता है. तो ये आपका प्लानीमीटर का कॉन्सेप्ट है. तो प्लानीमीटर में यहाँ पर रीडिंग आती जाती है. प्लानीमीटर भी आपको भी नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि आप स्कूल में तो है नहीं, है ना. तो ये प्लानीमीटर जो है उसमें इसका भी एक अलग से वीडियो प्लानीमीटर का आपको मैं दे दूंगा लिंक, आप उसे यूज कर सकते हैं. प्लानीमीटर में कैसे ही होता है ये सब आई कैन शो यू. आई विल गिव यू अ लिंक in which someone has used this and we will be able to understand it better. So with this the chapter is completed. So I can say thank you for bearing with me.